हेलो एवरीवन। आज के वीडियो वीएसी के सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर है। आज के इस वीडियो में हम संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य जो वीएसी का सब्जेक्ट है, ये सेकेंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इस क्वेश्चन पेपर के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। देखेंगे किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो 16 वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का होगा, जबकि जो रेगुलर वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए पेपर 30 मार्क्स का होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर डिस्कशन रेगुलर और सोल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं। तो सर पहले देखें हम, तो इस क्वेश्चन पर पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, जैसे कि आपको आप इसका सॉल्यूशन इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, परंतु आपको पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में देना होगा, चाहे आप हिंदी में दो या इंग्लिश में दो। आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको दो भागों में मिलेगा, जिसमें एक भाग टोटल होगा 30 मार्क्स का और दूसरा भाग होगा 40 मार्क्स का। परंतु जो रेगुलर वाले होंगे उनके लिए टोटल 30 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होगा। तरह क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का रेगुलर वालों का भी होता है। तो देखते हैं इसमें और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 भाग ए का क्वेश्चन नंबर 1 करना ही होगा। साथ ही आपको 2 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन क्वेश्चन में से कोई दो क्वेश्चन पेपर करने हैं, कोई दो क्वेश्चन करने हैं, और हर एक क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स होगा वो 10 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो देखें, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ए, विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ। सेकंड, पार्लियामेंट्री सोसाइटी अर्थात संसदीय संप्रभुता। और तीसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। इन तीनों में से आपको कोई भी दो पॉइंट के ऊपर टिप्पणी करनी है। चलिए अभी का आंसर देखते हैं, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम देखें, तो हमारा पहला पॉइंट था विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ। चलिए देखते हैं इसको। तो इसके अंतर्गत इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विधि का शासन। विधि के शासन का अर्थ होता है न्याय और समानता का आधार। सबसे पहले विधि के शासन एक संवैधानिक और कानूनी सिद्धांत है भारत में, जिसे सरल अर्थों में शासन किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि कानून का होना चाहिए के रूप में हम देख सकते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सरकार कानून के ऊपर नहीं है। अर्थात जो हमारा कानून व्यवस्था होगा, वो उसका मेन आधार क्या होगा? मूल। अर्थात कोई भी, जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान जो है वही सब कुछ शक्ति देता है और ये तय करता है किस प्रकार से क्या चीज व्यवस्था होगी, क्या नहीं होगी। सर्वप्रथम अ, एक विधि शास्त्री हुए जिन्होंने इसकी परिभाषा और शब्द दिया, जिनका नाम था ए बी डायसी। इन्होंने इस अवधारणा को आधुनिक और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, और उनके अनुसार विधि के शासन के तीन मुख्य स्तंभ थे। पहला, कानून की सर्वोच्चता। देश का कानून सर्वोच्च है। किसी व्यक्ति को केवल कानून का उल्लंघन के लिए ही दंडित किया जा सकता है, शासक की मनमानी की इच्छा पर नहीं। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो तीसरा उन्होंने दूसरा स्तंभ उन्होंने बताया था, कानून के समक्ष समता। अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या कोई उच्च अधिकारी या फिर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति देश के कानून के सामने एक समान माना जाएगा। तीसरा, विधिक भावना की प्रबलता। नागरिकों के अधिकार अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों और सामान्य कानूनों के परिणाम होते हैं, ना कि केवल कागजी घोषणाओं के। अर्थात अगर आसान भाषा में हम समझे, तो एबी डायसी ने कहा कि विधि के शासन के तीन मुख्य स्तंभ हो सकते हैं। तीन मुख्य स्तंभ हो सकते हैं। पहला, कानून की सर्वोच्चता। कानून जो होगा वो सर्वोच्च होगा। सेकंड, सब समान होंगे कानून के समान। और तीसरा, विधि का शासन, विधि की भावना, विधि के अनुसार सब कुछ चलेगा।
आगे हम देखें तो भारतीय संविधान में विधि के शासन कैसे मिलते हैं। भारत में विधि का शासन संविधान के मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है। यह संसद भी संशोधित करके कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। तो देखिए तो हम अनुच्छेद 14 में विधि की समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 13 यह स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसी विधि या कानून नहीं बनाया जा सकता जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या जो मौलिक अधिकारों के विपरीत हो या मौलिक अधिकारों को खंडित करता हो। ठीक है। तो अनुच्छेद 13 में ही न्यायिक न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है जो कहता है सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह सरकार के किसी भी ऐसे कदम को रद्द कर सके जो कानून के विरुद्ध हो, अर्थात जो कानून के शासन यानी विधि के शासन के खिलाफ जाता हो। अब विधि के शासन के महत्व और लाभ को हम देखें तो इसके महत्व हो जाएगा निरंकुशता पर रोक। यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और उसे जवाबदेह बनाता है। जैसे सरकारी पुराने जमाने में जो राजतंत्र होता था, राजतंत्र अपने में राजा होता था जो अपनी मनमानी कर सकता था, परंतु जहाँ विधि का शासन होगा अर्थात संसद में सरकार की शक्तियों को क्या कर दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा, जिससे कि सरकार जो अपनी मनमानी ना कर सके या कोई भी शासक वर्ग अपनी मनमानी ना कर सके। सेकंड फायदा इसका है मानवाधिकारों की सुरक्षा। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन ना होने पाए। तीसरा पारदर्शिता और न्याय। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी शासन व्यवस्था की नींव रखता है। अंततः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि विधि का शासन केवल एक कानूनी शब्द नहीं है बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान है। यह वह ढाल है जो आम नागरिकों की शक्तिशाली के अन्याय से बचाता है और लोकतंत्र को जीवित रखता है। इसी प्रकार से हम एक एक पॉइंट का आंसर देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट था संसदीय संप्रभुता। तो संसदीय संप्रभुता का अर्थ होता है देश की संसद या विधायिका कानून बनाने के मामले में सर्वोच्च है। इसका मतलब है कि संसद के पास किसी भी विषय पर कानून बनाने की, पुराने कानून को बदलने की या उनको खत्म करने की असीमित शक्तियां होना, इसको हम कहते हैं संसदीय संप्रभुता। यानी संसद ही सब कुछ कर सकता है, जैसे कि ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में हमें दिखता है, इसमें संसद संप्रभु है। अब इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो संसद सर्वोच्च कानून निर्माता होता है। संसद देश के लिए सबसे बड़े कानून बनाने वाली संस्था है या किसी भी कानून नियम को लागू या निरस्त कर सकती है। सेकंड असीमित शक्ति। संप्रभु संसद किसी भी पूर्व कानून या अदालती फैसलों को तब तक नहीं बंधी होती जब तक कि वह खुद ऐसा ना चाहे, यानी कि उसका मनमाना रुख होगा, उसको जो इच्छा चाहे वो कर सकती है। जैसे कि ब्रिटेन के संसद में अगर हम देखें तो कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है, जो कि संसदीय संप्रभुता या फिर संसदीय सर्वोच्चता का उदाहरण हो सकता है। आगे देखें न्यायिक हस्तक्षेप का अभाव। संसदीय शुद्ध संसदीय संप्रभुता जैसे ब्रिटेन में न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती। देखते हैं आगे हम ब्रिटेन बनाम भारत एक बनतर कि भारत में भी संसदीय सर्वोच्च है, मगर वो इतने सर्वोच्च नहीं है कि वो मनमानी कर सके। भारतीय व्यवस्था में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है, ना कि संसद को। आगे देखते हैं संसदीय संप्रभुता की अवधारणा मूल रूप से ब्रिटिश संविधान की देन है, लेकिन भारत में यह स्थिति थोड़ी सी अलग है। ब्रिटेन संसदीय संहिता वहां संसद सब कुछ कर सकती है, बस एक औरत को मर्द और मर्द को औरत बनाने के अलावा, जैसा कि डी लॉलमे ने कहा था। वहां कोई लिखित संविधान नहीं है जो कि संसद की शक्तियों को सीमित कर सके या फिर उसे रोक लगा सके। भारत में भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है, ना कि
संसदीय सर्वोच्चता। भारत में संसद संप्रभु नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। भारतीय संसद की शक्तियां सीमित हैं क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है। साथ ही न्यायिक समीक्षा का भी प्रावधान किया गया, जैसे बताया था मैंने पहले आपको कि अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है। और न्यायिक समीक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के अंदर शामिल किया है, अर्थात इसको आप संसद जो है किसी भी प्रकार से कानून बना के रद्द नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती है। अब हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, वहीं भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारतीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का अनूठा मिश्रण है, यानी दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। आपको हालांकि कोई 2 पॉइंट करने हैं, मगर मैं आपके सहानुभूति के लिए सब तीनों को बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो ऑप्शन करना हो, क्योंकि जैसे कि सोल या फिर रेगुलर, दोनों में होता क्या है कि हर साल क्वेश्चन पेपर रिपीट होते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आगे वाले एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। इसलिए अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो अगले एग्जाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के पूरे पूरे चांस होंगे। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का परिचय देख। मौलिक कर्तव्य उन नैतिक और नागरिक दायित्वों का समूह है जो भारत के प्रत्येक नागरिक से अपने देश और समाज के प्रति अपेक्षित है। इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शुरुआत से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इसका आरंभ किया गया 1950 में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख शुरू में था नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। प्रेरणा थी सोवियत संघ, जो कि अब विकसित होकर रूस बन चुका है। इसकी व्यवस्था में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिखता था। तो इसलिए भारत में एक समिति गठित की गई जिसका नाम था स्वयं सिंह समिति, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 42वां संविधान संशोधन किया गया और मूल कर्तव्यों का भारत के संविधान में समावेश किया गया। संवैधानिक स्थिति देखिए वर्तमान की, तो संवैधानिक स्थान में मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में शामिल है। 4A में शामिल है और अनुच्छेद 351A में, 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 351A में रखा गया है। प्रमुख मौलिक कर्तव्य अगर हम देखें तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिसे बाद में 11 कर दिया गया। तो वो एक एक देखते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का सम्मान करना, अर्थात संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। सेकंड, आदर्शों का पालन करना, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को हृदय में सेव रखना और उनकी अवमानना न करना। आगे हम देखें तो हमारे मौलिक कर्तव्य है एकता और अखंडता, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। अगला, देश की रक्षा, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। भाईचारा, आपस में एकता बनाए रखना, किसी प्रकार के धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर हमें भेदभाव या फिर अलगाववाद को बढ़ावा नहीं। छठा, पर्यावरण संरक्षण, वन, झीलों, नदियों, वन्य जीवों की रक्षा करना। सातवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, सुधार की भावना और वैज्ञानिक सोच को विकसित करना। आठवां, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसी प्रकार से बाकी के भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हम देखें आगे तो महत्व और प्रकृति। तो मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है वो चेतावनी के रूप में है। ये नागरिकों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या जैसे सार्वजनिक संपत्ति नुकसान करना या राष्ट्र विरोध में कोई भाषण देना, ऐसी गतिविधियों के प्रति सचेत करता है, चेतावनी देता है। सेकेंड, अदालती प्रवर्तन, यह अबाध योग्य है, अर्थात आप अगर इनका पालन नहीं भी करते हैं तो इसके लिए आपके खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ऐसी व्यवस्था की गई है। अनुशासन,
ये नागरिकों को केवल अधिकारों के उपभोक्ता बनाने के बजाय समाज में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। जैसे कि हमने देखा हुआ है कि जो समाज में मौलिक कर्तव्य संविधान ने जो हम मौलिक कर्तव्य दिए हैं, हम हम मौलिक कर्तव्यों को तो पालन नहीं करते, परंतु हम अधिकारों की मांग जरूर करते हैं, जबकि ये दोनों से पूरक माने जाते हैं। हम निष्कर्ष देखते हैं। मौलिक कर्तव्य हमें याद दिलाते हैं कि जहां हम संविधान के अधिकार मिलते हैं, वहीं राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कुछ संवैधानिक मूल्य की चर्चा कीजिए जिनकी दैनिक जीवन में प्रासंगिकता हो। और तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित संघवाद की प्रकृति क्या है। चलिए कि इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, कुछ संवैधानिक मूल्यों की चर्चा कीजिए जिनकी दैनिक जीवन में प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता का अर्थ है कि वर्तमान समय में वो भारतीय समाज या हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, इससे हैं, या हमेशा जुड़े रहते हैं। भारतीय संविधान के मूल्य केवल राजनीतिक आदर्श नहीं है, बल्कि वे एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शक है। दैनिक जीवन में इनकी प्रासंगिकता और व्यापकता को नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। देखते हैं हम आगे चल के। तो पहला है हमारा समानता। यह मूल्य हमें सिखाता है कि जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। दैनिक जीवन में इसका अर्थ है कार्यस्थल पर सभी को समान अवसर देना और सार्वजनिक स्थानों जैसे बस या पार्क में सभी के लिए साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार करना, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में मिलता है संविधान के। अगला देखें तो हम स्वतंत्रता। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की आजादी शामिल है। हमारे जीवन में इसकी प्रासंगिकता तब दिखती है जब हम बिना डरे किसी को अपनी राय रखते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात साझा करते हैं और अपनी पसंद या धर्म और खान पान को चुनते हैं, जो कि संविधान के 19 से अनुच्छेद 22 तक में हमें यह अधिकार दिए गए हैं। अगला है न्याय। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। निजी जीवन में इसका अर्थ है उचित आचरण करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और गलत के खिलाफ शांतिपूर्वक आवाज उठा। अगला बंधुत्व। इसका अर्थ है भाईचारे की भावना को, जो राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध बनाए रखना, संकट में अजनबियों की मदद करना और विभिन्न संस्कृतियों के सम्मान करना इस मूल्य का हिस्सा है। अगला पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता। यह मूल्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान और राज्य की तटस्थता को दर्शाता है। दैनिक जीवन में यह हमें अलग अलग धार्मिक मान्यताओं वाले लोगों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक तरीके से रहने में मदद करता है। अगली विशेषता विधि का शासन, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे इसका तात्पर्य है कानून सबके लिए बराबर है और ट्रैफिक नियमों का पालन करना और कतार कतार में अपनी बारी का इंतजार करना इसी मूल्य के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है। अंत में हम देख सकते हैं संविधान के मूल्य नागरिकों को उनकी मौलिक कर्तव्य के प्रति सचेत करते हैं, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। यही सब इसकी विशेषता है। आगे देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन था,
भारतीय संविधान में निहित संघवाद की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान में निहित संघवाद की प्रकृति अर्धसंघीय है मानी जाती है। अर्धसंघीय का अर्थ होता है आधा संघ। इसका अर्थ है संघीय और एकात्मक दोनों का प्रणालियों का मौजूद होना या दोनों लक्षणों का आपस में मिल जाना, जिस कारण से कई विशेष विद्वानों ने भारतीय संघवाद को अर्धसंघीय कहा है। भारतीय संघवाद के मुख्य विशेषताएं और उनकी प्रकृति निम्नलिखित है। चलिए एक सबको देखते हैं हम। तो भारतीय संघवाद के बारे में देखें तो शक्तियों का विभाजन, संविधान की 7वीं अनुसूची के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। इसके लिए 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। तो तीनों सूचियों में अलग अलग विषयों को बांटा गया है। जैसे केंद्र सूची में कुल 98 विषय हैं, जबकि जो हमारी राज्य सूची है, राज्य सूची में 66 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में राज्य सूची में 50 के आसपास विषय हैं और राज्य समवर्ती सूची में 66 के आसपास विषय हैं। आगे देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, जिसका केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में संविधान का प्रावधान ही मान्य होता है। अर्थात न राज्य सरकार सर्वोच्च है, न कोई अंग सर्वोच्च है। संविधान ही भारतीय व्यवस्था में सर्वोच्च मानी गई है। ठीक है। तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की रक्षा और केंद्र राज्य के बीच विवादों के समाधान के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का गठन किया गया है। तीसरी विशेषता भारतीय संघवाद की लिखित एवं कठोर संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है, जिसके संघीय प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है, जिसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। आगे देखिए एकात्मक झुकाव। मैंने जैसे ये पहले बताया था आपको कि भारतीय जो संघवाद है, उस संघवाद अर्धसंघीय है, अर्थात उसमें एकात्मक की विशेषताएं भी शामिल है, जो कि ये है एकात्मक की तरफ झुकाव। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है और राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास होना, ये सब एकात्मक व्यवस्था वाली विशेषताएं हैं। अगर देखें राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, अनुच्छेद 1 में अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ है कि राज्यों के बीच किसी समझौते, यानी जो भारत है वो किसी समझौते के आधार पर नहीं बना है। जैसा कि अमेरिका है, अमेरिका में का जो गठन हुआ है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर बना है, जो कभी भी अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं। जो कि भारतीय संघवाद जो है उसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो भारत है ना, उसने प्रशासनिक कारण से अपने आप को राज्यों में बांटा है, न कि राज्य कोई अलग इकाई है। अर्थात कभी राज्य चाह कर भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। संक्षेप में भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद पर आधारित है, जहाँ केंद्र राज्य राष्ट्रीय विकास के लिए मिलकर कार्य करते हैं। तो हमारा 4th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में स्वतंत्रता की धारणा का वर्णन कीजिए। चलिए इसको देखते हैं हम। भारतीय संविधान के संदर्भ में स्वतंत्रता की धारणा का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता या लिबर्टी केवल बंधनों का अभाव नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अनुकूलन परिस्थितियों की उपस्थिति है।
अर्थात एक ऐसी स्थिति का होना जिसमें व्यक्ति अपना पूरी तरह से विकसित मानव के रूप में विकास कर सके। इसका प्रमुख धारणाओं का वर्णन निम्नलिखित तरीके से हम कर सकते हैं। पहला, प्रस्तावना में स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात कोई व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है अपने विचारों की, तथा अपने विश्वास, अपनी मान्यताओं, अपने धर्म का पालन कर सकता है और अपने इच्छा अनुसार उपासना पद्धति अपना सकता है। आगे देखें हम तो नागरिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं को अधिकार देता है, जिसमें भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संघ बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत में निर्बाध घूमने की स्वतंत्रता और निवास करने की स्वतंत्रता। अर्थात अनुच्छेद 19(1) में भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, 19(2) में कोई भी सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19(3) में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19(4) में भारत के किसी भी भाग में बिना किसी रोक टोक के जाने या घूमने की व्यवस्था विशेष स्वतंत्रता, साथ ही भारत के किसी भाग में निवास करने की तथा व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इस कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 देता है। आगे देखें हम तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जाता है, अन्यथा नहीं। न्यायपालिका ने इसे मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में व्याख्यायित किया है। इसीलिए अनुच्छेद 19 को हम जीवन का अधिकार भी कहते हैं या जीवन की स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को देखें तो भारतीय संदर्भ में स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। संविधान के तहत इस पर युक्ति अर्थात उचित तर्कशील प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, ताकि देश की संप्रभुता और अखंडता को सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। स्वतंत्रता और समानता का संबंध। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों के बहुतों पर प्रभुत्व पैदा कर सकती है। अर्थात जो लोग अधिक संख्या में होंगे, वो जो अल्पसंख्यक होंगे उस पर कई बार अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर सकते हैं। इस प्रकार से समानता होगी तभी स्वतंत्रता भी रह सकती है, यह कहा डॉक्टर अंबेडकर ने। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारतीय संविधान नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रदान करता है, जिससे वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो हम देखें आगे तो अब तक हमने कुल 4 क्वेश्चंस को देखा है, जो थे हमारे भाग ए के क्वेश्चन। ठीक है, भाग ए के क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन मैं बताया था हमें करना ही करना है, तो फिर 2 से लेकर 4 तक में कोई भी 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। अब हम भाग बी को देखते हैं। तो पार्ट बी में का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें कुल 4 प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो 10 होगा। चलिए देखते हैं कुल हमें क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं। इसमें कुल हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसमें से हमको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं तथा उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है। अगर हम पार्ट बी के इस क्वेश्चन को देखें, जो कि था भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत किस प्रकार कार्य करते हैं,
तो उसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय संविधान में शक्ति का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत अमेरिकी मॉडल की तरह कठोर नहीं बल्कि यह चेक एंड बैलेंस नियंत्रण और संतुलन के साथ लचीले ढंग से कार्य करता है। यह मुख्य रूप से सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, इसका मुख्य कार्य है कानून बनाना। संसद, केंद्र और विधानसभाएं दोनों की नीतियों के लिए कानून तैयार करती है। सॉरी, संसद करता है कानून की नीतियों के लिए और विधानसभाएं राज्यों के लिए कानून तैयार करती है। कार्यपालिका, यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करता है और शासन चलाने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की होती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और नौकरशाही शामिल होते हैं। तीसरा होता है न्यायपालिका। इसका कार्य कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना है। यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुरूप हो, जिसकी व्यवस्था वो न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से करती है। अर्थात न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों पर नजर रखती है कि वो कानून सम्मत है या नहीं। अब हम प्रमुख संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 50 यह स्पष्ट करता है कि राज्य को निर्देश देता है कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे, अर्थात दोनों के मध्य अलगाव हो। दूसरा, अनुच्छेद 121 और 211 संसद या विधानसभा में न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर चर्चा करने पर रोक लगाती है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। अर्थात सरकार के जो 3 अंग है उनके मध्य इन दोनों में अलगाव की बात की गई है, ताकि दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, या तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। तीसरा, अनुच्छेद 122 से 212 अदालतें संसद या राज्य विधानसभाओं की आंतरिक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकती। चौथा, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपालों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए अदालती कार्यवाहियों से छूट प्रदान की गई है। तीसरा, आगे देखिए हम तो शक्तियों का ओवरलैप। हाथ में पृथक्करण के बजाय कार्यात्मक समन्वय है। उदाहरण के लिए मंत्रिपरिषद कार्य यानी कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है और उसके प्रति जिम्मेदार होती है। यानी कि भारत में जो शक्ति के पृथक्करण यानी पूर्ण पृथक्करण के बजाय आपसी संबंध या आपसी सहयोग की व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत जो संसदीय प्रणाली है उसमें कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा तो है, साथ ही वो उसके प्रति जिम्मेदार भी है और विधायिका जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। अगला देखें तो राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां होती हैं, जैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 23 में, और न्यायिक शक्तियां जैसे कि क्षमादान। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति जिसे मृत्यु दंड या सैन्य कानून या फिर किसी भी केंद्र कानून के तहत कठोर दंड दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस दंड को क्षमा प्रदान कर सकता है। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से विधायिका द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अनुच्छेद 13 ये बताता है कि यदि कोई न्यायपालिका या कार्यपालिका विधायिका या कार्यपालिका ऐसा कोई नियम या आदेश जारी करती है जो कि संविधान की दृष्टि से असंवैधानिक हो, तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उस पर प्रतिबंध लगा सकती है या फिर रोक सकती है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी संवैधानिक मूल्य प्रेरित करते हैं? तीसरा क्वेश्चन, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तुम तो बताइए। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम एक साथ इन सबके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन था मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन, क्या समाजवाद भारतीय संविधान का मूल लक्ष्य है? चर्चा कीजिए।
पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। चलिए कि देखते हैं क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, भारत के संविधान के कौन से संवैधानिक मूल्य प्रेरित करते हैं? देखें तो हम इसका, भारतीय संविधान में केवल एक भारतीय संविधान में केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों का दस्तावेज है जो सदियों से स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय दर्शन में उपजे हैं। भारतीय का संविधान की प्रस्तावना इन मूल्यों का दर्पण माना जाता है। इसी कारण से एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। प्रमुख संवैधानिक मूल्य देखिए हम तो, संप्रभुता, यह सुनिश्चित करता है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। देश अपनी आंतरिक और विदेशी नीतियों बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका स्रोत है भारत के लोग यानी भारत की जनता, जिनसे वह शक्ति प्राप्त करती है। दूसरा, समाजवाद। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका उद्देश्य आय और अवसर की असमानता को समाप्त करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आगे हम देखें तो पंथ निरपेक्षता, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया यह मूल्य स्पष्ट करता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्म समभाव के दृष्टिकोण को रखेगा। चौथा, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, शासन की शक्ति जनता के पास है। यह वयस्क मताधिकार नियमित चुनाव के माध्यम से कार्य करता है, जहां सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अंतिम मूल्य गणराज्य है। इसका अर्थ है भारत के राष्ट्र अध्यक्ष यानी जो सर्वोच्च व्यक्ति होगा भारत का यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ना कि ब्रिटेन की तरह वंशानुगत। यह राजनीतिक संप्रभुता को जनता में निहित करता है। अब आदर्श और लक्ष्यों की बात करें तो हम, न्याय, संविधान के 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक अर्थात जन, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत, आर्थिक संसाधनों का समान वितरण, राजनीतिक सभी को समान रूप से राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। अगला देखें, स्वतंत्रता, यह केवल बंधनों का भाव नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करना है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। और देखें तो हम इसमें समानता को देख सकते हैं। समाज किसी वर्ग के लिए विशेष विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और समान सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 14 से 22 तक। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को एक समान माना गया है। कोई व्यक्ति विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। बंधुता, नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना पैदा करना, ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित हो सके। अंत में हम देखें तो मानवीय गरिमा और कल्याण, अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, राज्य के रीति तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक नागरिक का गरिमापूर्ण जीवन मिले। यह मूल्य गांधीवादी सिद्धांतों और मानव अधिकार से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति, अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के मूल्य से प्रेरित है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय विचारधारा को दर्शाता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो भारत, यह संवैधानिक मूल्य केवल कागजी शब्द नहीं है, बल्कि न्यायालयों द्वारा भारतीय संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। यह मूल्य ही भारत को एक विविधतापूर्ण और जीवंत लोकतंत्र बनाए रखने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बीच अंतर बताइए। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 2 ऐसे स्तंभ हैं जो नागरिक और राज्यों के बीच संबंध को परिभाषित करते हैं। जहां अधिकार नागरिकों की सुरक्षा और विकास की गारंटी देते हैं,
वहीं कर्तव्य राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी तय करते हैं। तो हम इनके बीच के अंतर को हम देखते हैं। तो मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। अगर हम परिभाषा के आधार पर देखें तो ये मौलिक अधिकार ये वह बुनियादी अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास अर्थात हर प्रकार के विकास और सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है। अब मौलिक कर्तव्य को हम देखें परिभाषा के आधार पर तो ये नैतिक और नागरिक जिम्मेदारियों जो कि एक नागरिक को राष्ट्र की एकता अखंडता को निभानी चाहिए को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर हम मौलिक अधिकारों की परिभाषा देखें तो ये होगी और अगर मौलिक कर्तव्य की परिभाषा देखें तो ये होगी। अब देखते हैं संविधान के भाग में। तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है हमें, फंडामेंटल राइट्स हैं। और भाग भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन मिलता है हमें, ठीक है। अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख मिलता है, किसका? मौलिक अधिकारों का। और कर्तव्यों का मिलता है अनुच्छेद 51 में भाग 4A के अंतर्गत, जो पहले बताया था मैंने आपको। स्रोत देश अगर हम देखें तो ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। प्रकृति देखें तो ये नकारात्मक यानी राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं और सकारात्मक दोनों है, अर्थात नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकृति के मौलिक अधिकार पाए जाते हैं। जबकि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये प्रकृति में केवल सकारात्मक हैं, ये नागरिकों को कुछ करने का निर्देश देते हैं। इनके न्याय संगतता की बात करें तो जो मौलिक अधिकार होते हैं वो न्याय संगत होते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन होने पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परंतु जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो गैर न्याय संगत होते हैं। अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं, आप इनको नहीं मानते हैं, तो भी आप इनके खिलाफ इनको ना मानने के लिए आपके खिलाफ कोई विशेष कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर निलंबन की दृष्टि से हम देखें तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21-22 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन्हें निलंबन करने का कोई अस्थायी प्रावधान या फिर कोई संविधान में कोई उल्लेख मिलता ही नहीं है। लाभार्थी कुछ मामलों में विदेशियों को भी प्राप्त है और भारतीयों दोनों को प्राप्त है, जबकि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है, ना कि विदेशों के लिए। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का तो वर्णन मिलता है भाग 3 के अंतर्गत, परंतु मूल कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगर निष्कर्ष में हम देखें तो पूरक संबंध यानी मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, इन दोनों के मध्य एक पूरक संबंध है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक है। संविधान के अनुसार अधिकारों का आनंद लेने के लिए कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। न्यायिक दृष्टिकोण से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि किसी कानून की संवैधानिकता की जांच करते समय मौलिक कर्तव्यों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अर्थात हालांकि इनके पालन के लिए कोई कानूनी अधिकार मौजूद नहीं है, परंतु न्यायपालिका कई बार इनको या फिर सरकार इनको ध्यान में रखकर ही नीतियों का निर्माण करती है। अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें तो वो था भारतीय समाजवाद भारतीय संविधान का एक मूल लक्षण है, कौन सा चीज है? इसका उत्तर हम देखें तो हाँ, समाजवाद भारतीय संविधान का एक मूल लक्षण है। भले ही इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, परंतु इस भारतीय संविधान के डीएनए में समाजवाद पहले से मौजूद था, जिसके लिए हम विभिन्न तर्कों को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अंतर्निहित दर्शन संविधान सभा के सदस्यों ने जानबूझकर समाजवाद शब्द नहीं जोड़ा था, क्योंकि वह किसी एक विचारधारा से बनना नहीं चाहते थे, लेकिन राज्य के निधि निदेशक तत्व सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने समाजवाद और आर्थिक न्याय को संविधान की नींव में रख दिया था। अगर हम डीपीएफपी यानी कि अगर नीति निरूपक तत्वों की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे कर्तव्यों का वर्णन है
या सिद्धांतों का वर्णन है जो कि समाजवाद से प्रेरित है। अगला हम देखें तो केशवानंद भारती केस। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था और कोर्ट ने माना था कि संविधान का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो कि समाजवाद का ही दूसरा नाम है। एक्सेलवियर बनाम भारत संघवाद 1978। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाजवाद शब्द के जुड़ने से अदालतों को राष्ट्रीयकरण और राज्य के स्वामित्व वाले कानूनों को अधिक मजबूती से लागू करने की शक्ति मिली है। डीएस नाकरा बनाम भारत संघ 1982। कोर्ट ने भारतीय समाजवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि यह गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक अनोखा मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक है। आर्थिक सुधारों के बाद की स्थिति देखें तो 1951 में एलपीजी में सुधारों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बार बार दोहराया कि निजीकरण का मतलब समाजवाद का अंत नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा करना है, आज भी राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो जो भारतीय समाजवाद है वो चीन या सोवियत संघ के भांति राज्य समाजवाद नहीं है, बल्कि बल्कि यह पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिला जुला स्वरूप है। यह मिश्रित व्यवस्था को दर्शाता है। निष्कर्ष में वही हम कह सकते हैं कि भारतीय समाजवाद स्टेट सोशलिज्म यानी राज्य समाजवाद, जहाँ सब कुछ सरकार का हो, नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद हम कह सकते हैं। यह आर्थिक और असमानता को कम करने, एक समतामूलक समाज बनाने की संवैधानिक प्रतिबद्धता है, जो इसे संविधान के अनुलंघनीय मूल लक्षण बनाती है। अब हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखें तो वो है, भारतीय संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि एक विवेकानुसार अधिकार है। इसकी प्रकृति में निम्नलिखित बिंदुओं का अंतर्गत है, अर्थात यह विवेकानुसार है, अर्थात आप इस स्वतंत्रता का इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते कि आप दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन करें। इसको हम देखें तो संवैधानिक आधार पे हम देखें 19(1) में प्रत्येक नागरिक को भाषण देने, लिखने, छापने या किसी माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता और मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, अर्थात भारतीय संविधान में ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। आगे हम देखें व्यापक प्रकृति। इनकी प्रकृति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, इसमें चित्रों, संकेतों, विज्ञापनों, इंटरनेट के माध्यम सूचनाओं के आदान प्रदान को भी शामिल किया गया है। अपूर्ण या प्रतिबंध अधिकार। यह स्वतंत्रता असीमित नहीं है। 19(2) के तहत इन पर उचित प्रतिबंध या नित्युक्त प्रतिबंध भी लगाया गया है। यह प्रतिबंध निम्नलिखित आधारों पर लगाया जा सकता है। अगर आप कोई ऐसी बात बोलते हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ हो, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के खिलाफ हो तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बिगाड़ते हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर इन बाकी के आधारों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और या नैतिकता, न्यायपालिका की अवमानना और मानहानि संबंधित मामले में आप अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे हम देखें तो लोकतंत्र का आधार स्तंभ। इसकी प्रकृति लोकतांत्रिक है क्योंकि इसके बिना नागरिकों को भागीदारी और सरकार के स्वस्थ आलोचना संभव नहीं है। न्यायिक सुरक्षा। यदि राज्य इस स्वतंत्रता का अनुचित तरीके से हनन करता है तो नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अंत में हम देख सकते हैं कि इसकी प्रकृति संतुलित है। एक व्यक्ति विकास के लिए स्वायत्तता तो देती है, लेकिन समाज और सामूहिक हित पे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती, यानी उस पर उचित प्रतिबंध का भी प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर। तो जिस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर को हमने देखा और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखा, तो इसी प्रकार से आने वाले टाइम में हम बाकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे, उन सब्जेक्ट्स को किस प्रकार से उनके क्वेश्चन पेपर आए हैं, तो आगे भी किस प्रकार से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।